राजीव एक अच्छी कंपनी में जॉब करता है। उसी कंपनी में उसकी बूढ़ी बॉस मोनिका होती है। राजीव और मोनिका उम्र के फासलों के बावजूद भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। राजीव, तुम्हें क्या लगता है, हमारा यूं प्यार करना सही है? हाँ मोनिका, उसमें कोई बुराई नहीं है। प्यार उम्र नहीं देखता, वो तो बस दो लोगों के मन का मिलन है। और दुनिया चाहे जो बोले, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। थैंक यू बेबी, मेरा इतना साथ देने के लिए। थैंक्स टू यू स्वीट हार्ट, मेरी जिंदगी में रोशनी बनकर आने के लिए। एक दिन राजीव अपना टिफिन घर पर ही भूल जाता है। तब उसकी सौतेली माँ डिम्पल उसे टिफिन देने के लिए ऑफिस आती है। तभी मोनिका उसकी सौतेली माँ को देखकर चौंक जाती है। राजीव, वो लड़की कौन थी? तुम्हारी बहन थी क्या? अरे नहीं, लेकिन तुम्हारी तो कोई बहन है ही नहीं। मोनिका मेरी जान, वो मेरी बहन नहीं बल्कि मेरी सौतेली माँ है। क्या? सौतेली माँ? वो भी इतनी जवान? लेकिन वो तो तुम्हारी ही उम्र की लग रही थी। हाँ मोनिका, पापा ने माँ के जाने के बाद उससे शादी कर ली। वो मेरी ही उम्र की है। ओह, तो ये बात है। अब राजीव अपने घर पर मोनिका और उसके रिश्ते के बारे में सब कुछ बताता है। और ये सुनकर उसके पिता केशव बहुत हैरान हो जाते हैं। राजीव, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? तुम लाकर एक बूढ़ी बहू लाओगे इस घर में? पापा, मेरा दिमाग एकदम ठिकाने पर है। प्यार उम्र देख के नहीं होता। डिम्पल जी और आपने भी तो प्यार किया है, जबकि ये आपसे कितने साल छोटी है उम्र में। आप चाहते तो अपनी उम्र की लड़की से शादी कर सकते थे, लेकिन आपको तो इनसे प्यार हुआ ना। केशव, रहने दो ना। अब जब राजू मोनिका से प्यार करता ही है तो हमें उसके प्यार के दुश्मन नहीं बनना चाहिए। ठीक है, जैसा तुम चाहो। थैंक यू सो मच पापा। थैंक यू डिम्पल जी। और इस तरह राजीव और मोनिका दोनों उम्र के फासलों के बावजूद भी एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। और घर में अब एक जवान सास अपनी बूढ़ी बहू का स्वागत करती है। शुरू शुरू में तो डिम्पल इतना ध्यान नहीं देती, लेकिन थोड़ी दिनों बाद में वो देखती है कि मोनिका तो कुछ घर का काम ही नहीं करती। लो, आज भी ये महारानी ऑफिस से आकर सीधे सोने चली गई। अरे कंपनी चलाती है, इसका मतलब ये नहीं कि घर गृहस्थी अपने सास के भरोसे छोड़ जाए। क्या हुआ सासू माँ, आपने मुझे बुलाया? मोनिका, तुम्हें रत्ती भर की भी शर्म नहीं है। अरे माना कि तुम बूढ़ी हो, थक जाती हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपना सारा काम मेरे माथे मारकर मेरी जवानी का गलत फायदा उठा और सारा काम मुझसे ही करवा। क्या कहा आपने? मुझे बूढ़ी बोला? अरे बूढ़ी होगी आपकी सासू माँ, भूलो मत, मैं आपकी बहू हूँ और आप मेरी सास। अरे ओ बंदरिया, अपनी शक्ल देख आईने में, भूतनी कही की। खुद को समझती क्या है तू? सासू माँ, अब आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो। अरे क्या बूढ़ी बूढ़ी लगा रखा है? मैं एक हॉट एंड ब्यूटीफुल औरत हूँ, समझी आप? और रही बात मेरे बुढ़ापे की, तो बूढ़ी होकर भी मेरा एक हैंडसम और जवान पति है। आपने क्या उखाड़ लिया जवान होकर? आपका पति यानी ससुर जी तो मेरे से भी ज्यादा बूढ़े हैं। चुप हो जा। अरे मैं नेचुरली खूबसूरत हूँ, तुम्हारे जैसे दुनिया भर का मेकअप नहीं थोपती मैं। सासू माँ, बस आप मेरी सास हो, इसीलिए आपका लिहाज रख रही हो। अरे चुप रहे तू, आई बड़ी। अगर तू खुद को जवान और खूबसूरत मानती है तो हो जाए मुकाबला। हम एक्सरसाइज करेंगे और जो जितनी फुर्ती से करेगा और ज्यादा देर तक करेगा वही कहलाएगा जवान और खूबसूरत। हाँ हाँ ठीक है, डरती हूँ क्या मैं? करूंगी मैं ये मुकाबला। फिर दोनों एक्सरसाइज करती है, जिसके बाद बूढ़ी मोनिका पहले ही थक जाती है। हाँ, थक गई बाबा मैं तो।
हाँ, अब तो मान जाओ कि तुम बूढ़ी हो और तुम्हारे मानने ना मानने से तुम जवान नहीं हो जाओगी। आई बड़ी मुझे टक्कर देने वाली बुढ़िया कही की। मोनिका को डिम्पल पर बहुत गुस्सा आता है। फिर वो अपने पति के पास जाती है। राजीव, तुम्हारी जवान माँ मेरा बहुत दिमाग खराब कर रही है, उसे जरा कंट्रोल में रखो। तुम दोनों की उम्र तो सेम ही है, कुछ समझाया करो उसे। पागल कही की। तुम दोनों एक ही उम्र के होने के बावजूद भी तुम्हारी और उसकी सोच में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है सोना, मैं समझा दूंगा डिम्पल जी को। तुम चिंता मत करो और खुश रहो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। यस राजीव बेबी। डिम्पल पहले से ही अनाथ होती है। एक दिन जब उसकी सहेली घर पर आती है तब वो मोनिका को देखकर चौंक जाती है। अरे डिम्पल, तूने तो कहा था कि तेरी माँ इस दुनिया में है ही नहीं, तो ये बूढ़ी औरत कौन है? अरे रूबीना, ये मेरा घर नहीं है, मेरा ससुराल है और ये बूढ़ी औरत मेरी बहू है। बहू? वो भी इतनी बूढ़ी? अब क्या करे? जैसे तुम्हारे जीजू को मैं पसंद आ गई, वैसे ही मेरे सौतेले बेटे को ये पसंद आ गई। सही है बहन, सही है। डिम्पल उन दोनों को गुस्से लुक देकर वहां से ऑफिस निकल जाती है। फिर एक दिन राजीव मोनिका के लिए एक हार लाता है। तब उसे देख डिम्पल कहती है, अरे राजीव बेटा, ये नेकलेस तूने मोनिका के लिए क्यों लाया है? एक काम कर, ये तू मुझे दे दे, ये मुझ पर ज्यादा अच्छा लगेगा। मैं जवान और सुंदर हूं ना, और ये ठहरी बूढ़ी और थोड़ी सी फैली हुई भी है। क्या कहा सासू माँ? आपके कहने का मतलब क्या है? अरे कुछ भी तो नहीं बाबा, तुम खामखा चिढ़ो मत। इतना कहकर डिम्पल वो नेकलेस अपने साथ लेकर जाती है। फिर एक दिन मोनिका और राजीव दोनों हनीमून के लिए चले जाते हैं। देखो केशव, राजीव और मोनिका तो हनीमून के लिए चले भी गए और एक तुम हो जो मुझे कहीं घुमाने भी नहीं ले जाते। ओफो डिम्पल, तुम उदास क्यों होती हो? वो दोनों गए तो हम भी चले जाएंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। चुप रहो तुम केशव, वो मोनिका को देखो, इस उम्र में भी उसमें कितना जोश है, और तुम्हारी तो थोड़े ही टाइम में टाई फिश हो जाती है। ठीक है, अगर यही बात है तो मैं तुम्हें अगली बार से शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ठीक है बेबी। मौके और दस्तूर का फायदा उठाते हुए केशव डिम्पल के लिए पूरी रूम सजाता है और वो दोनों घर पर ही एक रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। फिर एक महीने बाद डिम्पल गर्भवती हो जाती है और ये बात सुनकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं। क्या बात है माजी पापा जी, हनीमून पर तो मैं और राजीव गए थे, लेकिन लगता है कि आप दोनों ने अपना हनीमून तो यही घर पर ही मना लिया। क्या तुम भी मोनिका बहू? फिर एक दिन गली की औरतें डिम्पल को बधाई देने घर पर आती है। तभी वो राजीव को देख कहती है, अरे राजीव बेटा, तुम्हारी जवान माँ ने तो खुशखबरी सुना दी, तुम कब सुनाओगे? अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो मीनाक्षी, इसकी बूढ़ी बीवी इस उम्र में बच्चा कैसे देगी? अरे हाँ, ये बात तो मैं भूल ही गई। वैसे एक बेटे की बूढ़ी बीवी और दादा बनने की उम्र में केशव भाई साहब बाप बन रहे हैं। इस घर में तो कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही है। हाँ मीनाक्षी, तूने बिल्कुल सही कहा। दोनों औरतों की बातें सुनकर मोनिका को बहुत बुरा लगता है। अरे बुरा मत मान मोनिका, एक काम कर, तू अपनी जवान सास का बच्चा गोद ले ले। मोनिका दुखी होकर अपने कमरे में जाती है और रोने लगती है। तभी उसके पीछे डिम्पल भी कमरे में आती है और वो उसे सांत्वना देती है। रो मत मोनिका, उन औरतों की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ, तुम उदास मत हो। देखो ना सासू माँ, वो औरतें कैसी बातें कर रही थी।
तुम लोगों की बातों पर ध्यान क्यों देती हो मोनिका? जैसे तुमने एक जवान लड़के से शादी की है, वैसे ही मैंने भी एक बूढ़े आदमी से शादी की है और उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। लोगों का क्या है, वो तो कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं। तुम उन पर ध्यान मत दो। हाँ सासू माँ, और मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके साथ कई बार अच्छे से पेश नहीं आई। नहीं मोनिका, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए तुमसे। अच्छे से तो मैं पेश नहीं आई, लेकिन तुम्हें अब फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें अगर कोई काम नहीं आता तो कोई बात नहीं, हम काम वाली बाई लगा देंगे। थैंक यू सासू माँ। वैसे मैं आपकी प्रेगनेंसी में आपका ख्याल रखूंगी। अब से हम दोनों सास बहू नहीं, बल्कि सहेलियां बनकर रहेंगे। हाँ मोनिका, तुमने बिल्कुल सही कहा। और इस तरह दोनों सास बहू की सुलह हो जाती है। प्रेगनेंसी के दौरान मोनिका डिम्पल का खूब ख्याल रखती है और 9 महीने बाद उसे ट्विंस होते हैं। फिर डिम्पल उनमें से एक बच्चा राजीव और मोनिका को देती है, जिसके बाद पूरा परिवार खुशी से रहने लगता है। प्रतापगढ़ कहकर एक गांव, राधा अपने बूढ़े पिता किशोर के साथ रहती है। राधा का इस दुनिया में अपने पिता के अलावा और कोई नहीं होता। उसके पिता एक गरीब मजदूर होते हैं। बाबूजी, ये लीजिए आपका आज का डब्बा। आपके पसंद की लौकी की सब्जी दी है मैंने, और साथ ही एक बेसन का लड्डू भी। आपको बहुत पसंद है ना? हाँ राधा बिटिया, धन्यवाद। सच में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे तुम जैसी बेटी मिली, और मैं भी बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे आप जैसे पिता मिले। दोनों बाप बेटी एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन उसी गांव में रहने वाले गुंडे मंगू सिंह को राधा बहुत पसंद होती है और वो उसके साथ शादी करना चाहता है। एक रात मंगू अपने आदमियों के साथ फिर से किशोर और राधा के घर जाता है। मैं तुम्हें फिर से कह रहा हूँ राधा, मेरी हो जाओ। ओए बुड्ढे, तुझे मेरी बात माननी होगी, वरना घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो मुझे उंगली टेढ़ी करना भी आता है। मूर्ख नालायक गुंडे, मैं मर जाऊंगा, लेकिन तुझे मेरी बेटी के साथ शादी करने नहीं दूंगा। समझा तू? क्या कहा तूने? रुक तू, तुझे तो अभी सबक सिखाता हूँ। इतना कहकर मंगू फौरन पिस्तौल निकालकर किशोर को शूट करता है, जिसके बाद वो वहीं पर मर जाता है। बाबूजी, अब तो तुझे मेरी होने से कोई नहीं रोक सकता। अब तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हें मेरी बनना ही पड़ेगा। फिर मंगू राधा को जबरदस्ती अपने साथ एक दूसरे गांव ले जाता है। तभी रास्ते में एक कार उनके सामने से जा रही होती है। कार चलाने वाला एक शहरी आदमी होता है, जिसका नाम माधव होता है। माधव देखता है कि मंगू राधा के संग जबरदस्ती कर रहा है। फिर वो अपनी गाड़ी रोक लेता है। छोड़ो मुझे, मुझे नहीं चलना तुम्हारे साथ। तुमने मेरे बाबूजी को मार डाला। चुप रह, अब तू मेरी है। लगता है यह आदमी इस लड़की के साथ गलत कर रहा है। फिर माधव कार से बाहर निकलकर मंगू को खूब पीटता है, जिसके बाद मंगू बुरी तरह घायल हो जाता है। फिर माधव पुलिस को बुलाता है और पुलिस मंगू को गिरफ्तार करके ले जाती है, जिसके बाद माधव और राधा मिलकर किशोर का अंतिम संस्कार करते हैं। माधव और राधा जब शमशान से लौट रहे होते हैं, तभी अचानक से मौसम खराब हो जाता है और उन्हें वहीं पर एक झोपड़ी में रात गुजारनी पड़ती है। झोपड़ी में आलव के सामने बैठकर राधा माधव से कहती है, माधव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैं हमेशा आपके एहसानमंद रहूंगी। मैंने जो भी किया इंसानियत के नाते अपना धर्म समझकर किया। मैं गांव में एक काम के सिलसिले में आया था। वैसे तो मेरा काम खत्म हो चुका है, पर मैं तुम्हें तुम्हारे गांव छोड़कर ही शहर निकलूंगा। ठीक है माधव जी। लेकिन जब अगली सुबह तूफान थम जाता है, तब राधा और माधव को एक झोपड़ी से बाहर निकलते देख गांव वाले गुस्सा हो जाते हैं
और उन दोनों को घेर लेते हैं। हे भगवान, एक लड़का और लड़की, वो भी झोपड़ी में। देखिए, जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। वो सब हमें अच्छी तरह से समझता है। हम आपसे कह रहे हैं ना, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। हम दोनों में कोई रिश्ता नहीं है। प्लीज हमारा विश्वास कीजिए। वो सब हमें नहीं पता। आप दोनों को अपने रिश्ते का नाम देना ही होगा और इसीलिए आप दोनों को शादी करनी पड़ेगी, वरना तुम दोनों को यहीं पर जिंदा गाड़ दिया जाएगा। हाँ, ये गांव आवारा लोगों के लिए नहीं है। बड़े आए थे ना रंगरलिया मनाने, अब भुगतो। आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। ओए हीरो, चुप कर, वरना यहीं पर बंदूक से ठोक दूंगा तुझे। गांव वाले माधव को बंदूक की नोक पर रखते हैं और तभी ना चाहते हुए भी माधव को राधा से शादी करनी पड़ती है, जिसके बाद उन दोनों को गांव वाले छोड़ देते हैं। लेकिन बाद में माधव फिर से राधा को उसके गांव छोड़ देता है। हमारा साथ यही तक था राधा, मैं तुम्हारी बस यही तक मदद कर सकता हूँ। अपना ख्याल रखना। हाँ माधव जी, फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर माधव शहर चला जाता है और कुछ दिनों बाद शहर में उसकी शादी उसकी प्रेमिका माया से हो जाती है। वही गांव में राधा को इतने काम नहीं मिलते। वो रोजाना कई जगह पर जाती है, लेकिन कोई उसे काम नहीं देता। तब ना चाहते हुए भी उसे गांव छोड़कर शहर जाना पड़ता है। शहर में वो पूरे 7 दिन तक काम ढूंढती है। तब जाकर उसे एक अमीर घराने में नौकरानी का काम मिलता है। लेकिन जब वो उस अमीर घराने में कदम रखती है, तब वो वहाँ माधव और उसकी पत्नी माया को देखकर हैरान रह जाती है। माधव जी, राधा। माधव बेटा, माया बहू, मिलो हमारी नई नौकरानी से। इसका नाम राधा है। क्या हुआ, तुम दोनों एक दूसरे को ऐसे क्यों देख रहे हो, जैसे तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? नहीं तो। हाय राधा, तुम्हारा इस घर में स्वागत है। चलो, मैं तुम्हें सारे काम समझाती हूँ। जी मेम साहब। राधा और माधव एक ही घर में रहकर अनजान होने का नाटक करते हैं। किस्मत ने भी क्या अजीब खेल खेला है, जिनसे अलग किया उन्हीं से वापस मिलवा दिया। एक सुबह रसोई में काम करते वक्त राधा का हाथ कट जाता है। तभी वहां पर माधव आता है। अरे राधा, तुम्हें तो कितनी गहरी चोट लगी है। रुको, मैं अभी फर्स्ट एड बॉक्स लाता हूँ। फिर माधव फर्स्ट एड बॉक्स लाकर राधा की मरहम पट्टी करता है। ये देख माया बहुत गुस्सा हो जाती है। ये सब तुम क्या कर रहे हो माधव? एक नौकरानी की चोट पर मरहम पट्टी? बड़ा प्यार आ रहा है तुम्हें इस पर। आखिर क्या माजरा है? ऐसा कुछ भी नहीं है माया। वो दरअसल राधा को चोट लग गई थी, तो बस मैं मरहम पट्टी कर रहा था। चलो चुपचाप कमरे में। बड़े आए इस 2 कौड़ी की नौकरानी की मरहम पट्टी करने वाले। फिर माया माधव को वहां से लेकर जाती है और ये सब देखकर राधा को बहुत बुरा लगता है। फिर एक दिन गलती से राधा के हाथों से महंगे बर्तन टूट जाते हैं। तभी, नालायक औरत, ये तुमने क्या कर दिया? अच्छे खासे महंगे बर्तन की वाट लगा दी, तोड़ दिया इन्हें। ब्लडी गरीब कहीं की। जिंदगी में कभी इतने महंगे बर्तन देखे भी है क्या तुमने? माफ कर दीजिए मेम साहब, वो गलती से हो गया। अब जब गलती हो ही गई है, तो तुम्हें इस गलती की सजा भुगतनी पड़ेगी। आज रात तुम्हें खाना नहीं मिलेगा और तुम घर के बाहर आंगन में ही सोओगी, समझी? जी मेम साहब। बेचारी राधा रात को भूखी प्यासी घर के बाहर ठंड में कपकपाती रहती है। तभी चुपके से वहां पर माधव आता है और वो राधा को खाना देता है और साथ ही एक कंबल भी देता है। माधव जी, इस सब की क्या जरूरत थी? अगर मेम साहब या बड़ी मेम साहब ने आपको देख लिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तुम उसकी चिंता मत करो राधा। ये लो, जल्दी से खा लो इसे और ये कंबल ओढ़ लो। ठंड के मारे तुम्हारी कुल्फी जम चुकी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माधव जी। माधव राधा की तहे दिल से मदद करता है
अब ऐसे ही माधव राधा को घर में रहते हुए हर एक मुसीबत से बचाता है और उसका साथ भी देता है। दोनों को एक दूसरे का साथ बहुत अच्छा लगने लगता है। दिवाली का पर्व नजदीक आता है और तभी राधा माया को रसोई में लड्डू बनाते समय किसी से फोन पर बात करते हुए सुन लेती है। हाँ बेबी, तुम टेंशन मत लो, मैंने माधव से इसीलिए तो शादी की है ताकि सही वक्त आने पर मैं उसकी और उसकी माँ की जान लेकर उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लूं और फिर हम दोनों ऐश करेंगे और खूब एंजॉय करेंगे। ये क्या, मेम सब माधव जी और उनकी माँ जी को मारना चाहती है। अब मैं लड्डुओं में कांच के टुकड़े मिलाऊंगी जिन्हें खाने पर बेचारे माँ बेटे स्वर्गवासी हो जाएंगे और मैं करोड़पति हो जाऊंगी। बाद में जब माया सबको लड्डू बांटती है तभी राधा माधव और उसकी माँ को लड्डू खाने से रोक देती है। रुक जाइए, ये लड्डू मत खाइए क्योंकि इसमें कांच के टुकड़े मिलाए गए हैं। व्हाट नॉनसेंस, ये तुम क्या कह रही हो राधा? बड़ी मेम साहब, ये माया मेम साहब जो है ना, इनका कहीं और चक्कर चल रहा है और दिवाली के पावन पर्व पर ये आप दोनों को जान से मारकर आप दोनों की जायदाद हड़पना चाहती है। क्या? माधव, ये बेवकूफ औरत है, ये सरासर झूठ बोल रही है। ठीक है, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो खाकर दिखाइए आप इन लड्डुओं को। खाइए ना, लीजिए। क्यों, बंद हो गई ना बोलती? फिर राधा उन लड्डुओं का चूरा करती है। ये देखिए, दिख गए ना कांच के टुकड़े? हे भगवान! अब माया का असली चेहरा माधव और उसकी माँ के सामने आ जाता है और अंत में माधव पुलिस को बुलाता है। तुम इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती हो, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था माया। इस चुड़ैल को गिरफ्तार कर लीजिए इंस्पेक्टर साहब। फिर पुलिस माया को लेकर जाती है। राधा, मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हें धुतकारा है, तुम्हें अपना समझने की जगह पराया ही समझा है। तुम नौकरानी हो तो क्या हुआ, हो तो इस घर का हिस्सा ही ना। माँ, मुझे आपको कुछ बताना है। वो दरअसल राधा और मैं शादीशुदा है। क्या? फिर माधव पूरी कहानी अपनी माँ को बताता है, जिसके बाद उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है। शायद नीति भी यही चाहती थी बेटा, कि तुम दोनों अंत में एक हो जाओ। और देखो ना, लक्ष्मी मैया ने तुम दोनों को फिर से एक कर ही दिया। राधा, क्या तुम मेरे साथ अपने जीवन की नई शुरुआत करना चाहोगी? हाँ माधव जी। और इस तरह अंत में माधव और राधा एक हो जाते हैं और साथ में दिवाली की पूजा भी करते हैं। घर में हर तरफ दिए जलाकर पटाखे भी जलाते हैं